नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 14वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, पहला सवाल इसमें डॉन करते हैं। 75,000 वर्ष की अवधि के प्रारंभ में अगर वापस जाएं तो 25,000 वर्ष के प्रारंभ के बाद कटाई हो रही थी, जो कि 50,000 वर्ष पहले होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस समय हमारे ग्रह से कितने लोगों की कटाई हुई थी? तो वो कह रहे हैं कि देखो, हमारी अगर 3 साइकिलें हैं, ठीक है, तो पूरी ये 3 भागों में बटी होती है। 25,000 की एक साइकिल यानी एक युग, 25,000 का दूसरा युग, 25,000 का तीसरा युग। ये छोटे छोटे युग होते हैं और इनको बड़ा मिला के एक बनता है मास्टर युग, जो कि 75,000 साल का होता है। तो यहाँ पे जो सवाल कर रहे हैं डॉन, वो ये कह रहे हैं कि तो जो पहला 25,000 साल निकला होगा, क्या उसके बाद हार्वेस्टिंग हुई थी, यानी कटाई हुई थी, यानी क्या सतयुग में लोग गए थे? तो रा जवाब देते हैं, कहते कोई कटाई नहीं हुई थी। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, कटाई नहीं हुई? लगभग 25,000 साल पहले क्या कोई कटाई हुई थी? तो रा कहते हैं, दूसरे चक्र के बाद के हिस्से में एक कटाई शुरू हुई थी, जिसमें व्यक्तियों को बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार मिल गया। उस समय की कटाई हालांकि बहुत छोटी थी। वे दूसरों की सेवा के लिए अत्यधिक झुकाव वाले थे, जिन्हें अब प्रमुख चक्र को दोहराना था। इसलिए ये व्यक्ति तीसरी घनत्वता में ही बने रहे। हालांकि वे किसी भी क्षण वर्तमान सांठगांठ में बुद्धिमान अनंतता के उपयोग के माध्यम से इस घनत्वता को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे राय ये कह रहे हैं कि देखो, जब पहली वाली जब 25,000 साल की निकल गया ना युग, उसमें तो कोई कटाई नहीं हुई, क्योंकि उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए थे लोग कि भाई अध्यात्म की प्रैक्टिस हो सकता है कर रहे हो, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए थे कि उनकी कटाई हो पाए, यानी दूसरों की सेवा के रास्ते। हो सकता है सीख रहे हो, बाद में ना सिखाया हो दूसरों को, तो दूसरों की सेवा का रास्ता कर ही नहीं पाए वो। जैसा कि रा ने इस किताब में कहा, यदि तुमने कुछ सीखा और दूसरों को नहीं सिखाया तो तुमने कोई सेवा नहीं की। तो इसी वजह से हो सकता है उस टाइम पर नहीं हुई हो। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो, हालांकि उनका जो दूसरा युग निकला, मतलब दूसरी 25,000 साल की साइकिल जो थी, पहली 25 निकल गई, फिर आई दूसरी 25,000 साल की जो साइकिल आई, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ थे जिनकी कटाई हो सकती थी, परंतु वो दूसरों की सेवा के झुकाव में कुछ ज्यादा ही थे कि नहीं, हम अभी अपनी कटाई नहीं करवाएंगे, हम बाद में अपनी कटाई करवाएंगे। तो वो यहीं पर ही रुक गए और दूसरों की सेवा के लिए यहाँ पर रुक कर उन्होंने दूसरों की मदद करना ही पसंद किया कि नहीं, हम दूसरों की सेवा करेंगे और हमने जो सीखा है अब हम दूसरों को सिखाएंगे। तो इसी काम के लिए वो रुक गए थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं ना कि हालांकि, लेकिन इसमें ये भी कह रहे हैं वो कि वो जब भी चाहें उसके बाद, अभी भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो जब चाहे ना अब दोबारा मतलब अपनी कटाई करवा सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर 25,000 साल पहले की फसल, जो व्यक्ति चौथी घनत्वता में जा सकते थे, वे ग्रह की बाकी आबादी की सेवा के लिए यहीं रह गए। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं यह सही है। इस प्रकार कोई फसल नहीं थी, लेकिन फसल योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने चौथे आयाम में अपने प्रवेश के इस तरीके को चुना। हाँ, तो रा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, वैसे तो कोई फसल नहीं थी, क्योंकि भाई कोई जाना ही नहीं चाहता था, कह रहे, लेकिन फसल के लायक थे लोग, मतलब वो चाहते तो अपनी कटाई करवा के अपने जा सकते थे, ठीक है, अपना हार्वेस्टिंग करा के अपना निकल सकते थे कि भाई चलो अगला युग है, उसके अंदर अपना सतयुग मिलेगा अपने को, अपन निकलते हैं यहाँ से। लेकिन वो गए नहीं। कहते उन्होंने यहीं पे रह के ये इस तरीके को चुना कि अब हम चौथे युग, मतलब जो अगले युग में भी जाएंगे ना दोस्तों, अगले युग में भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो हो सकता है वो इस वजह से रुक गए हो कि नहीं, जब अगले युग में भी अलग अलग लेवल्स हैं तो क्यों ना हम यहीं रह के वहां के अलग अलग लेवल्स के लिए भी यहीं से तैयारी कर लेते हैं। एंटर तो कर ही चुके हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, यहीं रुक के अभी आगे की भी तैयारी करते हैं। और तो वो इस वजह से रुक गए थे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तब पिछले 23,000 वर्षों से आप कुल 75,000 वर्षों के चक्र के अंत में अधिक से अधिक फसल पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। क्या आप एक के ज्ञान के संबंध में बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बस एक बयान के रूप में आप इसका कारण बता दीजिए। तो रा कहते हैं, हम रा नामक सामाजिक सामूहिकता के लिए बोलते हैं। हम आपकी सहायता के लिए आपके बीच आए हैं। सेवा में हमारे प्रयासों को विकृत कर दिया गया था। तब हमारी इच्छा है कि जहां तक संभव हो हमारी जानकारी और मार्गदर्शन को गलत तरीके से पढ़ने वालों के कारण होने वाली विकृति को समाप्त किया जाए। परिसंघ यानी महासंघ के इस प्रयास का सामान्य कारण सेवा है, जो एक के ज्ञान का एक प्रारंभिक विरूपण है। यदि आप इस तीसरी घनत्वता की एनालॉजी या सादृश्य को स्वीकार करेंगे तो सृष्टि का एक प्राणी एक शरीर के अंग के समान है। क्या हम पैर में दर्द को नजरअंदाज करेंगे? त्वचा पर खरोंच, एक कट जो सड़ रहा है? नहीं, किसी कॉल को अनदेखा करना नहीं है। हम दुख के प्राणी, दुख को ठीक करने के प्रयास की अपनी सेवा के रूप में चुनते हैं, जिसे हम भौतिक शरीर के दर्द के अनुरूप कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पता है राग क्या कह रहे हैं? राग ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हम जो है यहाँ पर रुक कर हमने पहले तुम लोगों को एक का ज्ञान दिया था। हमने हर मतलब वो बट गया, हर धर्म में अलग अलग हो गया। अब किसी धर्म में उन्होंने कहा अल्लाह एक है, किसी धर्म में उन्होंने कहा जी जीसस भी कह के गए कि क्रिएटर इज ओनली वन, आई एम द फादर, आई एम द सन। और उधर से क्या कहते हैं, हमारे नानक जी भी कह के गए, क्या कहते हैं, ओमकार, एक सतनाम। हमारे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी अगर देखा जाए, हमारे क्या, हम तो सर्व धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म में भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी ये कहा गया है कि भाई वो एक ही है, जो भी है वो एक ही है, यानी वो फील्ड्स ही हैं, वो उनका कोई रूप नहीं है, यही है रचयिता। और ये बहुत पावरफुल है, इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, राय ये कह रहे हैं कि देखो भाई, हम तो आपकी मदद करने के लिए रुक गए क्योंकि हमने तो सबको दिया था, पर ये विभाजन हो गया। और जब ये विभाजन हुआ ना, तो हम ये ठीक करने के लिए आए कि भाई इस विभाजन को जितना हो सके उतना कम कर सकें। अगर ये विभाजन कम हो गया तो हम अपने भाइयों की कटाई करवा सकते हैं ताकि ये लोग सतयुग में एंटर कर सकें, कह रहे। और यही हमारा तरीका है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना कि क्या आपकी किसी भी, आप में से कोई भी अगर हमें बुलाए तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या त्वचा पर खरोच को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या अगर हमारे शरीर में कोई कट लग जाए जो सड़ रहा है, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? कह रहे तो हमारे भाई, हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, हम तो दुख के दोस्त हैं। तुम हमें बुलाओगे, हम तो तत्पर तुम्हारी सेवा में खड़े हुए हैं। और दोस्तों सोचने वाली बात है, हमसे इतने शक्तिशाली कैसे कैसे इनके पास इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। यहाँ से गायब हो जाए, वहां से निकल जाए, अपने आप को रोशनी के रूप से यहाँ से निकाल दे हमारे सामने, तो ऐसा लगे देखने में जैसे कि ओ हो पता नहीं क्या चीज निकल गई हमारी आंख के सामने। और लॉ ऑफ वन के तो काफी स्टूडेंट्स ने ऐसे देखा भी है। तो जब वो देख चुके हैं ना, तो इसीलिए अब वो किसी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, कोई कुछ भी बोलता रहे उनके सामने। वो कहते हैं हमने तो अपनी आंखों से देखा भाई जी, जब अपनी आंखों से देखा हुआ है तो अब किसी की बात के ऊपर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं सच वही है जो तुमने खुद अनुभव किया हो। यदि कोई तुम्हें कहे कि ऐसा है और वैसा है, या ऐसा है या वैसा है या कैसा भी है, विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। साक्षात करो तब विश्वास करो। ये वही वाली बात है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बिल्कुल वैसी बात है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, रा किस घनत्वता के स्तर पर है? तो रा कहते हैं हम छठी घनत्वता से हैं। हमारी सातवीं घनत्वता की ओर एक मजबूत झुकाव है। हमारी कटाई यानी कि हम अगली घनत्वता में आपके लगभग 2.5 मिलियन वर्षों में होगी, और यह हमारी इच्छा है कि हम फसल के लिए तैयार रहें जो हमें भविष्य में ले जाने वाली है। तो दोस्तों अभी रा की भी कटाई होगी, ऐसी बात नहीं है ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये भी अपने अनुभवों में आगे बढ़ेंगे। ये सूरज के अंदर है, अपना क्या कहते हैं, आराम से अपना अनुभव कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर वहां से जब इनकी कटाई होगी तब ये आगे जाएंगे, आगे निकल के जाएंगे और अंदर। तो ये कह रहे 2.5 मिलियन, यानी 1 मिलियन 2.5 मिलियन वर्षों का हो गया, मतलब कि 1 मिलियन हो गया आपका 10 लाख, 2 मिलियन हो गया 20 लाख, तो यानी करीब 25 लाख साल अभी इनके और बचे हैं जिसमें ये आगे निकल जाएंगे। फिर ये मतलब कितनी सुंदर है, मतलब सोचने में इतना सुंदर लग रहा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, और आप अपने आप को फसल कटाने के लिए तैयार करते हैं सर्वोत्तम सेवा के माध्यम से जो आप प्रदान कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो रा कहते हैं हम एक का ज्ञान है, विरोधाभास का समाधान है, प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम का संतुलन पैदा करते हैं। ओहो, तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है, हमारे यहाँ कोई विभाजन नहीं है, हम तो सत्य को जान चुके हैं। और कहते हैं अब तो हम एक का ज्ञान खुद ही बन चुके हैं, कि मतलब हम तो जानते हैं, हमें
हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि भाई इधर से ऐसे और इधर से वैसे है। भाई जो सूरज में बैठे हुए हैं उनकी रोशनी एक ही तरफ वो भेजे ही जा रहे हैं, एक ही उससे भेजे जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ग्रह घूमता जाएगा भाई रोशनी वहां पड़ती जाएगी, लेकिन रोशनी तो एक ही है। वो समझ गए इस चीज को कि भैया, और खुद ही बोल रहे हैं हम तो प्रेम प्रकाश और प्रकाश प्रेम का संतुलन प्रदान करते हैं कि भाई हम तो संतुलन दे सकते हैं, तुम्हें चाहिए संतुलन तो ले लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं हमारे भाई। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, आपकी एक साइकिल कितनी लंबी होती है? तो रा कहते हैं, हमारा एक चक्र आपके वर्षों में 7.5 करोड़ का है। तो डॉन हैरान हो जाते हैं। डॉन कहते हैं, क्या 7.5 करोड़? तो रा कहते हैं, हाँ यह सही है। तो दोस्तों इनकी एक साइकिल 7.5 करोड़ साल की है। मतलब अगर इनके अंत के अगर 2.5 लाख साल बचे हैं तो कितने करोड़ साल तो ये पीछे अपनी जिंदगी जी चुके हैं। मतलब सूरज अभी से नहीं है। तो वो कह रहे कि एक तो हो चुकी है हमारी, मतलब अभी, मतलब अब हम अंत पे पहुंच चुके हैं, हमारी भी 2.5 लाख साल बाद हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। 7.5 करोड़ साल, बाप रे, सोच के भी हैरानी होती है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, सेवा में एक का ज्ञान देने में क्या आप इस समय पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह के साथ काम कर रहे हैं या सिर्फ पृथ्वी के साथ ही कर रहे हैं? तो रा कहते हैं, हम इस समय केवल इस ग्रह क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के साथ। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आपने कहा कि आपको पृथ्वी के 3,52,000 लोगों ने बुलाया था। क्या इसका मतलब यह है कि यह वो संख्या है जो एक के ज्ञान को समझेगी और स्वीकार करेगी? क्या मैं सही हूं? तो रा कहते हैं, हम आपके कथन की सत्यता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कॉल करने वालों में से हर कोई अपने कॉल के उत्तर को समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा वे लोग जो गंभीर ट्रॉमा में हैं, जो पहले हमें कॉल नहीं कर रहे थे, वे इस कॉल के उत्तर खोज करते हैं। कॉल में कोई समय स्थान नहीं है, इसलिए हम उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जो आपके भविष्य में सुनेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों पता है वो क्यों नहीं लगा सकते अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने वो दिखाया था ना कि पृथ्वी की एक वो होती है, क्या कहते हैं, पृथ्वी एक उसके ऊपर टिकी होती है, एक लाइन के ऊपर टिकी होती है, वो घड़ी की तरह काम करती है, टक 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 टक। अब जब तक पूरी घड़ी नीचे नहीं गिर जाएगी ना, वो समय टंग करके नहीं बच जाएगा ना, तब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं होगी कि भाई कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में कॉल किया हुआ है। लेकिन कॉल इसी तरीके से चलती है। इससे एक चीज हमें याद आई जो हम आपको बता सकते हैं कि कॉल का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि देखो, आप कॉलिंग आप चाहो तो आराम से मन में भी कर सकते हो, आप बाहर खड़े हो के आसमान की तरफ देखते हुए भी कर सकते हो, और ऐसे बुला भी सकते हो कि हमारे भाइयों, हमारे महासंघ के भाइयों जो उस अनंत, हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में उसकी सेवा करते हो, हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में। तो आप आसमान में देखेंगे तो हो सकता है अगर आपके अंदर बिना भेदभाव और बिना विभाजन के अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए। और दूसरी चीज, जब ये कॉलिंग होती है ना, रचयिता को पता है कैसे दिखता है? रचयिता को ऐसे दिखता है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ स्क्वायर्स लगती है इसके अंदर। अब हम ये आपको इसलिए बताते हैं कि देखो लॉ ऑफ स्क्वायर्स इसमें कैसे लगती है। यदि आप किसी टीवी शोरूम के अंदर जाकर देखें, मतलब आप देखें कि भाई 1 टीवी, 2 टीवी, 4 टीवी, 10,000, मतलब उसके अंदर करीब 20-25 टीवी लगे हुए हैं। अब हर टीवी के ऊपर अलग अलग कोई फिल्म चल रही हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई क्या चल रहा है। मतलब एक देखोगे दूसरा देखोगे, आप हल्के से कंफ्यूज से रहोगे। लेकिन अगर सभी टीवी के ऊपर एक ही फिल्म चल जाए तो क्या आपको बेहतर नहीं दिखेगी? रचयिता को भी चीजें बेहतर उसी तरीके से दिखती हैं कि सारे ही बच्चे एक चीज मांग रहे हैं, और जब सारे ही बच्चे एक चीज मांगने लगते हैं तो रचयिता को फिल्म साफ दिख जाती है कि अच्छा ये मांग रही है, जब इन्होंने मांग ही लिया है तो इन्हें दे ही देता हूं मैं। विभाजन के कारण सब इधर उधर हो गए, सब इधर उधर मांग रहे हैं और सब इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सारे एकजुट होके मांग ले तो रचयिता कहते हैं ये लो, तुमने मांगा है तो मैं दूंगा, क्योंकि उनको दिख जाता है कि हाँ भाई तो सारे टीवी एक जैसे ही बोल रहे हैं जितने भी हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से चलता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, आप सर्विस कैसे करते हैं? मतलब आप अपनी सेवाएं कैसे देते हैं? आपने पिछले 2300 वर्षों में एक के ज्ञान को कैसे साझा किया है? आपने पृथ्वी के लोगों को यह ज्ञान कैसे प्रदान किया है? तो रा कहते हैं, हमने इस तरह के चैनलों का उपयोग किया है जैसे कि तुम हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में चैनल हमारी पहचान या अस्तित्व के बारे में जागरूक हुए बिना सपनों और दूरदर्शिता यानी विजन से प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन इस विशेष समूह को ऐसे संपर्क को पहचानने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। यह इस समूह को सूचना के एक फोकल या कंपन स्रोत के बारे में जागरूक होने में सक्षम बनाता है।
तो दोस्तों पता है वो क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पहले के जमाने में तो हम लोग ये करते थे, मतलब 2300 साल पहले तो हम लोग ये करते थे कि भाई मान लो कोई अपनी उसमें ध्यान अवस्था में बैठा है, दूरदर्शिता कह लो या दिव्य दृष्टि कह लो। दूरदर्शिता यहाँ पे जो उन्होंने बोला ना, आपने सुना होगा दिव्य दृष्टि, है ना, पहले के जमाने में भी होती थी, और रामायण में भी आपने सुना होगा कि भाई प्रभु राम के पास भी दिव्य दृष्टि थी, है ना। तो ये क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि पता है कैसे काम करती है? इसे रिमोट व्यूइंग बोलते हैं अंग्रेजी में। यदि आप ध्यान अवस्था में चले जाओ तो आपकी आंखों के सामने ना विजन आने शुरू होंगे, या तो विजन आ जाएंगे, जैसे हमने बताया चिकोटी काट लेगी या कुछ हो जाएगा, या खुशबू आनी आ जाएगी, या कहीं पर भी एकदम कंपनता महसूस होगी सर के अंदर या सर के पीछे या सर के ऊपर या कानों के आसपास, जैसे किसी ने कानों पे जैसे टच करके कोई चला गया हो आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा महसूस होगा, तो उस टाइम पे मुस्कुराहट भी आ जाती है खैर चेहरे पर। तो वो कहते हैं हाँ, या तो हमने सपनों के द्वारा दिए, कि लोग जो सपनों में थे सपनों के द्वारा भी दे देते हैं ये, इसलिए कहते हैं अपने सपनों के ऊपर खूब ध्यान रखना चाहिए। आप इन्हें कहेंगे ना, आप हमें हमारे सपनों में दे देना इन्फॉर्मेशन, तो सपनों में भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। बट वही है, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलना। और ये जो दिव्य दृष्टि है वो आप ध्यान अवस्था में जाके कोई भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा सक्षम होने की जरूरत है इसके लिए, कि अरे जी मेरे से तो होगा नहीं, ये नहीं, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार पांचवी बार हो जाता है। ये अभ्यास होता है। हम लोगों को जितना हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा, हमको एक चीज समझ में आई, मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, अभ्यास है बस। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, मतलब कि जितना तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तुम उस चीज में सक्षम हो जाओगे। अब फिर वो चाहे क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, या ध्यान कर लो, कुछ भी कर लो, आप सक्षम हो जाओगे उसके अंदर। तो वो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि इस तरीके, ये तरीके हैं जिससे हम लोगों ने सूचनाएं दी। कह रहे लेकिन ये जो ये क्या कहते हैं, जिम और ये कार्ला और ये डॉन, इन तीनों को तो हम लोगों ने ट्रेन किया इसके लिए। और दोस्तों ये एक्चुअली जब ये किताब आई थी ना, इससे पहले भी इनकी कई किताबें आई हैं, जैसे वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन हो गई, सीक्रेट्स ऑफ द यूएफओज हो गई। ये जो किताबें थी ना, उन किताबों के अंदर इन्होंने इनको तरीके सिखाए थे कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना। ये मांगते गए वो देते चले गए, ये मांगते गए वो देते चले गए, तो ये ट्रेन हो गए थे। तब जाके ये फाइनल रा कॉन्टैक्ट हुआ था, मतलब रा से बात हुई थी, तो रा ने फिर रा को पता ही था कि हाँ ये ट्रेन हो चुके हैं, ठीक है अब इनको दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन, तब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से उनके सपनों में संपर्क करते हैं तो मैं मानता हूं कि इन व्यक्तियों को पहले एक के ज्ञान की दिशा में खोज करनी होगी, क्या यह सही है? तो अच्छा सवाल है डॉन ने जो किया। कह रहे कि अगर आप किसी को सपनों में वो करें तो उसका झुकाव एक के ज्ञान का थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी सपनों में करेंगे क्या? तो रा कहते हैं यह सही है। उदाहरण के लिए मिस्र देश के लोग पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद यानी कई भगवानों की पूजा करते थे, जिसे आप सृष्टिकर्ता के विभिन्न प्राणियों की अलग अलग पूजा की झुकाव कह सकते हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति से ही संपर्क करने में सक्षम थे जिसका झुकाव एक की ओर ही था। तो दिक्कत ये थी दोस्तों, उस जमाने में पता क्या हुआ, वहां पर ये और था भाई सब अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे थे, कोई इस भगवान को मान रहा था, कोई इस भगवान को मान रहा था। लेकिन रा को सोच लो, इतनी सारी जनता में से केवल एक ही मिला जिसका झुकाव ये था कि भैया मैं मानूंगा नहीं, मेरे को जानना है भगवान को। और उसके अंदर ये चीज होती है कि जो भी है ना ये एक है। अगर वो अपने धर्म में भी होगा ना, किसी भी धर्म का हो, अगर उसके अंदर ये चीज है ना कि भाई वो जो भी है ना वो एक ही है, और उसके अंदर भेदभाव ना हो किसी के लिए, वो प्राइम टारगेट हो सकता है या वो प्राइम बंदा हो सकता है जिससे कांटेक्ट किया जा सके। जिसके दिमाग में विभाजन है उससे कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा कि ऐसे ही लोग अपनी 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट कर जाएंगे, केवल इसी कारण से, क्योंकि दिमाग में विभाजन है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं मानता हूं चक्र समाप्त होने पर आघात होगा, जब कुछ असुविधा होगी। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो खोज करना शुरू कर देंगे या उत्प्रेरित हो जाएंगे। आप यह कह सकते हैं आघात के कारण खोज करने में, और फिर संभवतः टेलीपैथी या लिखित सामग्री के माध्यम से आपके शब्दों को सुनने में सक्षम होंगे, जैसे कि हम इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। तो देखो डॉन ने और इन लोगों ने देखो दोस्तों कितना अच्छा काम किया। इनको पता था कि जब ये साइकिल एंड तक पहुंचेगी ना तो दिक्कतें आएंगी, लोगों को बड़ी मुश्किलों में पड़ेंगे लोग, बहुत ज्यादा मतलब उथल पुथल मचेगी और उठापटक मचेगी। तो उन्होंने कहा कि इसकी किताब बना देते हैं, और जिन जिन लोगों को जरूरत पड़ती जाएगी, कोई परेशान आदमी ढूंढेगा ना, फिर जब तक परेशानी नहीं तो ढूंढेगा ही कहां से। कह रहा जी मेरे जीवन में तो सब सही है, मत जानी लाइफ चल रही है मेरी, तो जब मत जानी लाइफ चल रही तो ढूंढेगा ही नहीं, और जब ढूंढा नहीं तो फिर मिलेगा भी नहीं। तो इन लोगों ने बना के रख दी थी।
तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आप लोगों ने टेलीपैथी से भी कांटेक्ट करो, हो सकता है इस लिखित सामग्री से भी कांटेक्ट करो। तो इसलिए इन लोगों ने किताब बना दी थी कि भाई अगर जहां उठापटक होनी शुरू हो ना, इस किताब को हम लोग जनता को दे देंगे कि ये लो भाई, ये है कहानी। तो खैर रा इसका जवाब देते हैं, आप सही हैं सिवाय यह समझने की कि असुविधाएं शुरू हो गई हैं। मतलब 1981 में असुविधाएं तो शुरू हो गई थी, अभी तुम तक पहुंची नहीं है। पहुंची तो खैर ये बाद में आई, भी सबके बाद में, और अभी तो कुछ भी नहीं है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओहास्पे पुस्तक को प्रसारित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो रा कहते हैं यह परिसंघ के सदस्यों में से एक समूह द्वारा दी गई थी। उनके विचार जैसे कि परिषद काउंसिल को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन चक्र के विभिन्न धर्मों के ज्ञात इतिहास और उनके बीच जो विरोधाभास हैं उनकी जानकारी दी गई थी, ताकि लोग अपने दिमाग के पर्दे को खोल सकें और एक के ज्ञान के पहलुओं का मौलिक प्राइमल विकृति को आंशिक रूप से उजागर किया जा सके। उनके कोई नाम नहीं है, वो बस कंपनता हैं, परंतु उनकी जो जानकारियां हैं उनके भीतर प्रेम और प्रकाश और अनंत बुद्धिमानिता की गहरी समझदारी है, जो आपके ग्रह के लोगों को कई संदेशवाहक यानी मैसेंजर द्वारा सिखाई और सीखी जा रही है। तो दोस्तों ये जो किताब है ना ओहास्पे, हमने भी देखी है, ये करीब 1200-1300 पेज की किताब है। और ये जो महासंघ है ना उसके अंदर जो जैसे इन्होंने बताया था भाई, काउंसिल में 9 मेंबर होते हैं और उनके ऊपर 24 ग्रह रक्षक होते हैं। तो इस तरीके से पूरा चलता है, बाकी पूरा महासंघ एक साथ मिलकर काम करता है ये। और एक महासंघ नहीं है ये, बहुत सारे महासंघ हैं ऐसे। जब भी किसी ग्रह की कटाई होती ना, सारे के सारे उठ के आते हैं एक साथ ही कि आ जाओ इस ग्रह में हो गई है दिक्कत, निकालो अपने भाइयों को जो हमारे हैं। और जो हमारे होते हैं इनको कैसे पता चलता है? जिनके अंदर एक हो, विभाजन ना हो, जिनके अंदर ये हो कि भाई वो रचयिता मेरा एक है, जिन्हें समझ में आ जाए कि रचयिता एक है, और जिनका झुकाव इस डायरेक्शन हो जाए और दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल जाए, उनकी धीरे धीरे ग्रेड प्रणाली बनती चली जाती है। और जैसी वो उन्होंने बोला था ना एक श्रेणी बनती है, वो श्रेणी जैसी बनती जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली इनकी नजर में आ जाते हैं कि हाँ ये हमारे हैं, इनको निकालो यहाँ से, इनको निकालो। फिर उनको निकालना शुरू करते हैं यहाँ से ग्रह। अभी राह बताएंगे आगे कैसे होता है। खैर, और ये जो किताब है दोस्तों, इस किताब को हम लोग करेंगे, अगर हमें वक्त मिला तो करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी किताब है। हालांकि हमने पढ़ी नहीं है, इसके थोड़े बहुत 1-2 पन्ने पढ़े थे, लेकिन उसमें ही बहुत सारी जानकारियां थी। तो अगला सवाल खैर डॉन करते हैं, क्या कोई और किताब है जिसका आप नाम ले सकें जो इस काम के लिए उपलब्ध हो और परिसंघ यानी कन्फेडरेशन द्वारा दी गई हो? तो रा कहते हैं हम इस जानकारी को साझा नहीं कर सकते, क्योंकि यह भविष्य में आपके विवेक पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। आप किसी एक विशेष पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं। विवेक पैटर्न का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? कहते कि हमने किताबें तो बहुत, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो बहुत दी है अलग अलग किताबों में, कह रहे लेकिन अगर वो सारी तुम्हारे सामने आ गई ना तो तुम अपना विवेक खो दोगे। कह रहे इसलिए हम लोग तुम्हें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, और तुम्हारे भविष्य को तो हम बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी जैसे चल रही है, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, द यूरेंथिया बुक, जिसे मैंने पढ़ा नहीं है, किसने दिया? तो दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है यूरेंथिया, वो उसी के बारे में बात चल रही है। तो राह कहते हैं यह पृथ्वी की आंतरिक परतों यानी पाताल लोक के अलग अलग प्राणियों की एक श्रृंखला द्वारा दिया गया, जो कि अभी जीवित नहीं है। यह सामग्री परिषद द्वारा पारित नहीं की गई थी। तो दोस्तों ये पता है किसकी बात कर रहे हैं पाताल लोक में? ये उनकी बात कर रहे हैं जो लोग मर तो चुके हैं लेकिन अभी नीचे पाताल लोक में हैं अभी, क्योंकि अलग अलग लोक है। जैसे उन्होंने बताया ना एस्ट्रल प्लेन्स, पहले पाताल लोक में आएंगे, फिर पाताल लोक से हल्का सा ऊपर जाएंगे, फिर हल्का सा ऊपर, फिर बाहर निकलेंगे, हीलिंग होगी, फिर ऐसे ऐसे करके आगे निकलेंगे। कह रहे कि उन लोगों ने ये जानकारी दी थी मरने के बाद। कह रहे लेकिन ये जानकारी परिसंघ ने यानी महासंघ ने पारित नहीं की है कि भाई ये अलाउ कर दियो कि यहाँ दे दो, क्योंकि उनकी जानकारी सीमित है। ठीक है, उनकी जानकारी सीमित है। महासंघ को पूरा ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, वो तो कहीं से भी निकाल के दे सकते हैं, वो तो खुद रचयिता के दिमाग से निकाल के दे सकते हैं ना। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, एडगर केसी सामग्री में एडगर केसी के माध्यम से किसने बात की थी? तो रा कहते हैं एडगर केसी के माध्यम से किसी भी इकाई ने बात नहीं की। तो दोस्तों एडगर केसी भी ना अपने टाइम का एक, इसको बोला जाता था कि हाँ ये फ्यूचर बताया था, जैसे नॉस्ट्राडामस और ये सारे थे। तो एडगर केसी भी ऐसा ही था। तो वो कह रहे थे कि एडगर केसी को हम में से तो किसी ने नहीं दी। तो डॉन कहते हैं एडगर केसी ने जो चैनलिंग की थी उसकी जानकारी कहां से आई? तो रा कहते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि अनंत बुद्धिमानिता को 8वें घनत्वता या अष्टक से बुद्धिमान ऊर्जा में लाया जा सकता है। एडगर ने इसी ऊर्जा का उपयोग वर्तमान को देखने के लिए किया।
लेकिन वो ऊर्जा आपके अपने ग्रह की थी। आपके लोगों ने इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है आक्षिक रिकॉर्ड या हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। यह आखिरी सवाल है जो आप अब पूछ सकते हैं। मतलब ये आखिरी सवाल था दोस्तों इसका। तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि अनंत बुद्धिमानिता यानी रचयिता के पास जो जानकारियां है ना, कह रहे वो 8वीं घनत्वता से खींची जा सकती हैं। मतलब 8वीं घनत्वता का मतलब हो गया जो महासंघ में जो हमारे जो सैटर्न है ना, शनि ग्रह की जो रिंग है, वहां पर जो बैठते हैं ना, वहां पर 8वीं घनत्वता के भी बैठते हैं, ठीक है ना। तो उनसे ली जा सकती है, लेकिन वो एक ऊर्जा के रूप में आती है। तो इसने क्या किया था, एडगर केसी ने उसको चैनल किया था। लेकिन आक्षिक रिकॉर्ड जो रखे होते हैं ना, वो 8वीं होते तो 8वीं घनत्वता में ही, और इतने कवर्ड होते हैं ना, ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होते हैं, इसके अंदर घुस नहीं सकता कोई। ये बिल्कुल एक डेटा सेंटर की तरह होता है कि डेटा सेंटर का जितना हो सके ना उतना ध्यान रखो, कोई नहीं घुस सकता किसी डेटा सेंटर के अंदर। आपकी, हमारी, हम सब की, इस ग्रह की सोच, जितनी भी सोच, शब्द और कर्म, सारे इस आक्षिक रिकॉर्ड के अंदर रखे हुए हैं, या कह लो हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर रखे हुए हैं। और ये हमने इनकी एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक प्लैनेट का नाम लिया था, एक ग्रह का नाम लिया था इन्होंने, हैथॉन। तो कह रहे थे कि हैथॉन में वो जगह है जहां पर हम सबके कागज रखे हुए हैं, मतलब हम सबके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। और वो कागज की शेप में नहीं होते दोस्तों, वो ऊर्जा की तरह होते हैं, छोटे से होंगे बिल्कुल, एकदम जैसे हम आंख मूंदते हैं और वो ऊर्जा सी नहीं आती, वैसे होंगे। जैसे ही उसको पकड़ोगे, खोलोगे ना, एकदम से आंख के सामने आपकी पूरी फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी, इतनी प्यारी होती है ये। और ये जो आक्षिक रिकॉर्ड होते हैं ना, अगर आप नोटिस करो ना, हमारा जैसे सर्च इंजन होते हैं ना, अब नाम तो नहीं ले सकते हम किसी का, सर्च इंजन वो होते हैं जिसमें आप टाइप करते हो, फिर एंटर मारते हो, फिर वहां से इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो आप उनके देखोगे ना, आप वहां पर भी यही कर रहे होते हो, ठीक है ना। जो एआई को जो जन्म दिया है वो हम ही लोगों ने दिया है, अपने ही सोच। पहले हम सोचते हैं, फिर उसमें शब्द डालते हैं, फिर उसमें एंटर मारते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन निकल आती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे होते हो ना, वो किसी ने तो डाली होती है। इसी तरीके से वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनता चला जाता है, इसी तरीके से एआई बन जाता है, ठीक है ना। वो आर्टिफिशियल और ये प्योर रियल होता है, ये आक्षिक रिकॉर्ड या कह लो हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, ये 14वां सत्र यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।